आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यात्रा के वापसी का 9वां पड़ाव किस्मत का खेल पढ़ेंगे। काशी नगरी की यात्रा करके वापसी के अगले चरण में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई भोर होते ही उठे और नाश्ता पानी कर अपना सारा सामान समेटकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। दिन भर की यात्रा करते हुए दोनों एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में रात्रि बसेरा करने का निर्णय किया। एक सराय में व्यवस्थित होकर पटेल ने बुलाकी नाई को बाजार से खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। बुलाकी लौटो तो एक नई बात फिर उसके पेट में कुलबुला रही थी, जिसे वह शहर में देख कर आया था। इस बार बुलाकी नाई बाजार के एक व्यस्त चौराहे पर ऐसा युवक देख कर आया जो देखने में तो किसी कुलीन घर का चिराग लग रहा था, पर उस युवक की आंखों में वीरानी छाई हुई थी। बार बार उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हाय प्यारी तू कहाँ है, हाय प्यारी तू कहाँ है। रात को सोते समय जब बुलाकी नाई ने उस दृश्य का रहस्य गंगाराम पटेल से पूछा तो गंगाराम पटेल ने उसे बताया, बुलाकी, जिस नगर में हम लोग ठहरे हुए हैं इस नगर का नाम कमल नगर है। अब से लगभग 20 वर्ष पहले इस नगर में श्याम सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। श्याम सिंह खूब खाते पीते परिवार का था। उसके पास उसके पिता की छोड़ी हुई बहुत बड़ी धन संपदा थी। परिवार में पत्नी के अलावा एकमात्र पुत्र भुवन था, जिसकी आयु 10 वर्ष की हो चुकी थी। श्याम सिंह का परिवार बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन उस परिवार पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आकर श्याम सिंह और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्षीय भुवन अनाथ हो गया था। उसकी उम्र बेशक कम थी, किंतु उसके अंदर धैर्य और लगन की कोई कमी नहीं थी। उसने बड़ी दृढ़ता से स्थिति का मुकाबला किया और अपने पिता के छोड़े हुए धन के सहारे अपने परवरिश अपने आप करता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। भुवन अब 20 साल का सुंदर नौजवान बन गया था। एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि माँ बाप द्वारा छोड़ा हुआ धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तब क्यों न इस धन से किसी दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार कर लूं। व्यापार चल पड़ा तो इस धन में वृद्धि होगी, तब मैं कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर उसके साथ अपना विवाह कर लूंगा और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना सारा धन समेटा और उसे लेकर किसी दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। रास्ता एक वन के मध्य से गुजरता था। जब वह पैदल चलते चलते थक गया तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। थका होने के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को 8 डाकुओं के एक दल से घिरा हुआ पाया। डाकू के सरदार ने उससे कहा, लड़के, जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, प्रतिरोध करेगा तो हम तुझे खत्म कर देंगे। यह सुनकर भुवन ने सोचा कि यदि उन्होंने मुझे मार दिया तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, अतः क्यों न अपना धन देकर इनसे अपनी जान छुड़ा लूं। जीवित रहा तो और धन कमा लूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपने पास का सारा धन उन डाकू को सौंप दिया। डाकू उसका धन लेकर वहां से चलते बने। तब तक शाम भी हो चली थी। भुवन ने आगे बढ़ने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि संध्या काल में तो जंगली जानवर अपने अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यदि किसी हिंसक जीव से टकराव हो गया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इससे तो बेहतर यही है कि आज की रात इस जंगल में किसी वृक्ष पर चढ़कर गुजार दी जाए। सुबह होते ही शहर की ओर चल पड़ूंगा। ऐसा विचार कर भुवन एक घने वृक्ष की मोटी सी शाखा पर जाकर बैठ गया। उसने शाखा के साथ अपनी छाती से टाली और दोनों बाजुओं से शाखा को मजबूती से थाम लिया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। नीचे झांका तो मध्यम सी रोशनी में उसे 4 प्रेत गोल दायरे में बैठे दिखाई दिए। उनमें से एक प्रेत कह रहा था, मित्रों, मालवा देश के राजा हरिषी की राजकुमारी रूप कुमारी बहुत ही रूपवती है। अभी उसकी आयु मात्र 16 साल की है, परंतु उसका पिता कल उसकी शादी एक ऐसे राजा के साथ करने जा रहा है जिसकी उम्र 60 साल है। यह तो बहुत अनर्थ की बात है। दूसरा प्रेत बोला, मित्रों, है तो यह अनर्थ की बात, पर इससे भी ज्यादा अनर्थ वाली बात यह है कि राजकुमारी उस बूढ़े राजा के साथ हरगिज भी विवाह नहीं करना चाहती। वह निश्चय ही कर चुकी है कि विष खाकर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु उस बूढ़े राजा के साथ शादी नहीं करेगी। मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। तीसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, यदि ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानव योनि में थे तो बुरे कर्म करने के कारण ही हमें प्रेत योनि मिली है। इस योनि में हम नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, अतः हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें जिससे हमारे पापों में कमी आए और हम फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर सर्वानंद भोगे। चौथा प्रेत बोला, मित्र, कहते तो तुम ठीक हो, पर हम ठहरे अशरीरी मनुष्य देह हम धारण नहीं कर सकते। बिना देह के हम उस बेचारी राजकुमारी की मदद कैसे कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे दे तो हम उसकी मदद अवश्य कर सकते हैं।
उन प्रेतों का वार्तालाप पेड़ पर बैठे भुवन ने सुन लिया। उसने राजकुमारी के विषय में जो कुछ सुना उसे सुनकर उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा। मन में एक निश्चय करके वह वृक्ष नीचे उतर आया। प्रेतों से बोला, हे प्रेतों, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि तुम उसकी मदद करना चाहती हो। मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। बताओ मैं किस प्रकार उसकी मदद कर सकता हूँ। भुवन की बात सुनकर प्रेत बोला, मित्र, एक शर्त पर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शर्त यह है कि तुम भूलकर भी हमारे विषय में किसी से कोई भी जिक्र नहीं करोगे। यदि तुमने जाने अनजाने भी हमारा किसी से जिक्र कर दिया तो उसी समय राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी। बोलो, मंजूर है यह शर्त। भुवन बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब प्रेतों ने अपनी मायावी विद्या से भुवन के लिए राजकुमारों जैसे वस्त्रभूषण मंगवाए। मायावी विद्या से ही 5 घोड़े पैदा किए। उन्होंने भुवन को एक घोड़े पर बैठाया और खुद उसके पीछे पीछे अशरीरी रूप में अपने अपने घोड़ों पर बैठकर मालवा देश की सीमा में प्रविष्ट हो गए। जब वे 5 वहां पहुंचे उस समय राजमहल में अनेक मेहमान ठहरे हुए थे। उन चारों प्रेतों ने भुवन को तो राजमहल में भेज दिया, स्वयं अदृश्य होकर उसकी निगरानी करते रहे। राजकुमारी रूपकुमारी उस समय अपने कमरे में अकेली बैठी थी। भुवन ने उसके कमरे में प्रवेश किया। भुवन को वहां आया देख राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। उसने भुवन से पूछा, हे युवक, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में किधर से आ पहुंचे। भुवन ने कहा, हे राजकुमारी, मेरा नाम भुवन है। मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ मालूम हो चुका है कि तुम अपना विवाह उस बूढ़े राजा के साथ नहीं करना चाहती हो। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भुवन सुंदर तो था ही। उसने राजकुमारी से जब विनम्रता के साथ कहा तो वह उस व्यक्ति से बेहद प्रभावित हुई। उस समय भुवन का सहारा उसे भगवान का भेजा हुआ सहारा महसूस हुआ। वह तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गई। भुवन ने तब उसे अपने घोड़े पर बैठाया और आकाश मार्ग से चल पड़ा। चारों प्रेत विदेशी रूप से उसके पीछे पीछे चल पड़े। भुवन ने अपना घोड़ा वन में उसी वृक्ष के नीचे उतारा। वहां दृश्य रूप में उन प्रेतों ने भुवन से कहा, हे युवक, अब तुम इस राजकुमारी को अपने नगर में ले जाओ और इसके साथ विधिवत विवाह करके सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करो। पर सावधान, हमारी हिदायतें याद रखना। भूलकर भी किसी से हमारा जिक्र न करना। भुवन ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान कर दी और राजकुमारी को अपने घर ले आया। लेकिन जब उसने घर में घोर दरिद्रता देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। कहाँ तो राजसी वैभव का सुख और कहाँ एक मामूली सा मकान। वह महलों में पली थी और अब उसे मामूली से घर में रहते हुए घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था। इस कारण वह कुछ परेशान सी रहने लगी। उसकी परेशानी उसके पति भुवन ने भाप ली। उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों न अपने मित्र प्रेतों से इस विषय में सहायता ली जाए। अतः एक रात वह राजकुमारी को सोता हुआ छोड़कर अपने प्रेत मित्रों के पास पहुंचा। उसने जब अपनी परेशानी उन्हें बताई तो प्रेत मित्र उसकी सहायता करने को तत्पर हो गए। तब उन्होंने अपनी माया से रातों रात भुवन के मकान को एक सुंदर महल का रूप दे दिया। महल के कोठर धन धान्य से भर दिए। सुबह जब राजकुमारी ने अपने को एक सुंदर महल में पाया, इतना शानदार महल और धन धान्य से भरे कोठार देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। तब वह बार बार अपने पति से पूछने लगी कि वह इस रहस्य को बताए कि रातों रात यह सब कैसे संभव हो गया। 2 दिन तक भुवन अपनी पत्नी का आग्रह टालता रहा, किंतु जब वह बार बार आग्रह करती ही रही तो विवश होकर भुवन को यह बताना ही पड़ा कि यह सब उसके कुछ प्रेत मित्रों की कृपा से संभव हुआ है। वह नामुराद उस समय यह भूल ही गया कि प्रेतों ने किसी से भी इस रहस्य को ना बताने की सख्त हिदायत की हुई थी। रहस्य का उजागर होना था कि राजकुमारी ने उसे संदम तोड़ दिया। यह देखकर भुवन को इस रहस्य को उजागर कर देने का बहुत अफसोस होने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा और सिर धुन धुन कर विलाप करने लगा कि हाय प्यारी तू कहाँ है, हाय प्यारी तू कहाँ है। बस तभी से वह विक्षिप्त हो गया है। कहानी का समापन करते हुए पटेल बोले, हे बुलाखिया, तू जिस शख्स को प्रलाप करते हुए देख आया है वह भुवन ही था। अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना।